सोशियोलॉजी, जिसमें मैं आपको खंड खा में चैप्टर 5 बताने वाला हूँ, जिसका नाम है भारतीय समाजशास्त्री। यानी जो अपने भारत देश के भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस सब्जेक्ट में। तो क्या क्या बताया है और इस चैप्टर में हम जो भी जानने वाले हैं वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट। चैप्टर के हम सबसे पहले जानने वाले हैं अति लघु उत्तरीय। तो देखिए, पहला प्रश्न है प्रजाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रजाति होता क्या है बेसिकली? तो उत्तर में होगा प्रजाति का अर्थ है उस बड़े मानव समूह से है जिसे लक्षणों के आधार पर दूसरे समूह से पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। यह शारीरिक लक्षण अनुवांशिक होते हैं तथा स्थान परिवर्तन के बाद भी इसमें सामान्य अधिक परिवर्तन नहीं होता। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हमारा जो शारीरिक बनावट है वो एक समान जैसी होती है, लेकिन अगर हम चीन के व्यक्ति को देखें तो वो देखने में थोड़ा अलग होगा। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाती प्रजाति है। और आनुवंशिक यानी जो लक्षण है उनके पूर्वजों के आ जाते हैं, इसी प्रकार हम में भी होता है। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्विवाह का क्या अर्थ होता है? यानी एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह यानी जाति प्रजाति, एक ही जाति, जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है तो वह अपनी जाति यानी धर्म भी आ जाता है इसमें, उसका धर्म हो गया हिंदू या मुस्लिम हुआ, तो अपनी जाति में अपने समान दिखने वाले से वह शादी करे यानी स्त्री से शादी करे, तो ये हो जाता है अंतर्विवाह। अब देखिए तीसरा, जाति स्तरण से आप क्या समझते हैं? तो जाति स्तरण होता क्या है? देखिए, इसमें जो ब्राह्मण है वो जातियों को की स्थिति है वो उच्च हो जाती है, और इसके अलावा हम बाकी जातियों को देखें तो उसको हम निम्न जाति कहेंगे, जिसमें आ जाता है वैश्य, शूद्र, ये सब छोटी जाति हो जाती हैं। ठीक है। और अगला देखिए प्रश्न, घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला तो है खंडात्मक विभाजन, घुरिये ने किया है। दूसरा है स्थानांतरण। तीसरा है भोजन और समाज प्रतिबंध। चौथा है धार्मिक निर्योग्यताएं। पांचवा है व्यवसाय प्रतिबंध और छठवां है विवाह संबंधी प्रतिबंध। अब देखिए, खंडन विभाजन तो हमने समझ लिया है। स्तरण जो है वो आगे समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा लघु में। और तीसरा है भोजन और समाज पर प्रतिबंध, यानी भोजन यानी जैसे उच्च जाति समझा जाता था जाति स्तरण में ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण जो है जो शूद्र और वैश्य उनके यहाँ खाना नहीं खाया करते थे। अगर पक्का बने तो खा लिया, वरना वैसे नहीं खाया करते, ना ही जाया करते थे। धार्मिक नियोक्ताएं को जो व्यवसाय मिला है वो केवल वही करना है जो उनको पूर्वजों से मिला है, वे अपने अनुसार कार्य नहीं क्या कर सकते, तो ये हो जाता है प्रतिबंध, व्यवसाय प्रतिबंध। पांचवा है विवाह संबंधी प्रतिबंध। अब जो हमने जाना था अभी अंतर्विवाह, यानी वह अपने ही समाज में अपने समूह में ही करेगा विवाह, दूसरी जाति धर्म में नहीं कर पाएगा, है ना, तो ये हो जाता है प्रतिबंध। अब क्वेश्चन है, AR देसाई ने भारत को एक नरम राज्य क्यों कहा? तो उनका मानना था कि भारत में आज भी अनेक सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं बनी हुई हैं जो एक कल्याणकारी राज्य को पाने में बाधक है, यानी इनके कारण जो है एक कल्याणकारी राज्य नहीं बन पा रहा है ना। पुरानी सोच है कई लोगों की, संस्कृति व पुराने ढांचे पर है ना अनुभव है, निर्भर है पुराने ढांचे पर भी। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन, देसाई के अनुसार राज्य तथा राष्ट्रवाद में क्या संबंध है? देसाई के अनुसार ये है राष्ट्रवाद वह मुख्य आधार है जिसकी सहायता से राज्य में एकीकरण की प्रक्रिया का प्रोत्साहन मिलता है। राज्य की नीतियों के प्रति लोगों में विश्वास पैदा होता है। राज्य की प्रभुत्ता बनाए रखने के लिए लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्राप्त होती है। 7 क्वेश्चन है, AR देसाई के अनुसार सर्वहारा राज्य का क्या अर्थ है? जिसका संचालन जनसाधारण द्वारा समाज के शोषित वर्गों के विकास के लिए किया जाता है। देसाई के अनुसार पूंजीवादी तथा समाजवादी राज्य में क्या अंतर है? चलिए, यहाँ पर हमने लिखा है
पूंजीवादी राज्य, और यहाँ पर हमने लिखा है समाजवादी राज्य। चलिए, तो पहला इसमें जानेंगे, फिर इसमें जानेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें समझते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, या कह सकते हैं एक तरह से प्राइवेट। ठीक है, और समाजवादी, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या सहकारी समितियों के पास होता है। चलिए, दूसरा, आयु मुक्त बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और इसमें भी जानते हैं। दूसरा, आय आवश्यकताओं के आधार पर सभी के बीच समान रूप से वितरित की जाती है। तो देखिए, दूसरे में क्या बताया गया है, जो मार्केट में जिसकी कमी हो गई है, तो फिर उसी की जो पैसे बढ़ा देते हैं बड़े बड़े व्यापारी। पूंजीवादी से आप क्या समझते हैं, एक बड़ा व्यापारी जो कि जिसके पास खाद्य पदार्थ है या कोई भी बिजनेस करता है वो, तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। अगर सरकारी होगा तो जो सबके लिए दाम है वो आपके लिए दाम होंगे। ठीक है, सरकारी यानी मतलब लो क्वालिटी पर, मतलब लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान देना, तो वो एक सरकारी हो जाता है। अब जैसे हम प्राइवेट स्कूल का देखें तो उसमें ज़्यादा फीस लगती है, और सरकारी में देखें तो उसमें कम लगती है। तीसरा देखिए, इसमें क्या है, कीमतें मांग और आपूर्ति बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जो सो अभी मतलब एक्सप्लेन किया है, जैसे कि किसी चीज़ की कमी है, जैसे टमाटर की जो है फसल कम हुई है तो उसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं, वो बड़े बड़े व्यापारी बढ़ा देते हैं, है ना। और जो अगर नहीं होगी तो जो सरकारी है वो सरकारी की लो क्वालिटी पर यानी लो प्राइस पर हमें मिलने वाले हैं। इसमें देखिए तीसरा यही है, कीमतें सरकार द्वारा तय और निर्धारित की जाती हैं। इसमें क्या है, व्यापारी द्वारा डिसाइड हो रही है कीमत जो माल है, और इसमें सरकार द्वारा। बस यही है, सिंपल समझ लिए ऐसे। ये प्राइवेट का है पूंजीवादी, और ये समाजवादी जो है सरकारी है। 9 है, संस्कृतिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला देखिए, संस्कृतिकरण का इसका अर्थ है जिसके द्वारा एक निम्न जाति उच्च जातियों के जीवन विधि, देवी देवता, रहन सहन, खान पान आदि को अपनाती है और अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची उठाने का प्रयास करती है। तो ये संस्कृतिकरण होती है, जैसा उनने रहन सहन सीखा है अपने पूर्वजों से, और जो देवी देवता हैं वह पूजा करते हैं, है ना। तो ये हो जाता है। अब देखिए 10 क्वेश्चन इनका है, जो समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास के संदर्भ में लौकिकीकरण का क्या अर्थ है। ये प्रश्न है। इसका आंसर में, जो ग्रामीण के धार्मिक विश्वासों, पूर्व जन्म, स्वर्ग, नरक तथा मोक्ष आदि से संबंधित विश्वासों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। इसमें बुद्धिवाद और तर्क पर विशेष जोर दिया जाता है। इनका कहना है कि जो ग्रामीण यानी गांव में कुछ अंधविश्वास होने लगते हैं, जैसे स्वर्ग नरक का। अब इसमें हमें क्लियर पता नहीं है कि स्वर्ग नरक होता भी है या फिर नहीं होता है। और इसमें लिखा है जो आखिरी लाइन में, इसमें बुद्धिवाद और तर्क पर विशेष जोर दिया गया है, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए क्या योग्य है क्या अनुयोग्य है, तो ये इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, पश्चिमीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। पहला है मानवतावादी विचार, दूसरा है तर्क व्यवहार, तीसरा है स्वतंत्रता की मांग, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग, नई संस्थाएं और समताकारी मूल्य आदि पश्चिमीकरण के मुख्य तत्व हैं। तो ये तो याद करने ही होंगे, इसको याद कर लें, है ना। और अगला प्रश्न है, प्रभु जाति का क्या अर्थ है। तो प्रभु जाति का अर्थ होता है किसी जाति को प्रभु जाति केवल तभी कहा जा सकता है जब उसके सदस्यों की संख्या अधिक होने के साथ ही गांव के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर उसका अधिक प्रभाव होता हो। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि हम किसी गांव में रहते हैं, वहाँ का पंचायत या सरपंच कोई है और वहाँ उसके पास पैसा आता है, कहीं से पैसा आता है या वो खुद इन्वेस्ट करता है, जो कि जो गांव है उसकी भलाई के लिए, ठीक है, इन्वेस्ट करता है पैसा। तो जो गांव वाले हैं उसको मानते हैं क्या, प्रभु जाति, जो जिस जाति का वह होगा, कौन, सरपंच।
अब देखिए लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है, प्रजाति और जाति के संबंध पर गोरिये के विचार लिखिए। अब जो गोरिये हैं इनके क्या विचार थे। पहला तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर गोरिये की जाति व्यवस्था। पहली हेडिंग देख लीजिए, खंडात्मक विभाजन। तो ये है लैंग्वेज जो पूरी लिखी हुई है। अब जो गोरिये के वो विचार हैं वो ये हैं, खंडात्मक यानी अलग अलग जातियों में डिवाइड हो जाते हैं, उनके जो न्याय करने का तरीका है वो भी अलग हो जाता है, सबके लिए अलग अलग है। कुछ उच्च जाति के होते हैं, कुछ नीचे जाति के होते हैं, तो उनके अलग अलग क्या है, खंड किए गए हैं, विभाजित किए गए हैं, है ना। तो ये हो जाते हैं, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। दूसरी जो हेडिंग है संशिस्तरण, ये हमने पहला जाना था अति लघु में, तो इसमें हम जान रहे हैं इसका मतलब होता क्या है। जो ब्राह्मण होता है उसको सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है, और जो बाकी जो है जो बचते हैं नीचे जाति में, जिसमें आ जाते हैं वैश्य शूद्र जातियाँ आ जाती हैं। और गोरिये के जो विचार हैं वो ये हैं कि इनको भी समान अधिकार प्राप्त हो, जैसे कि इसको क्या बताया गया है, वैश्य और शूद्र इनको क्या बताया गया है, दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर रखा गया है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरे तीसरे स्थान पर, समान होना चाहिए, समान इनको क्या है, लोगों को अधिकार होना चाहिए इन जातियों के, और वे भी अपने से ऊंची जाति के लोग समान दें और उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। अब ये जो है चलिए यहाँ से समझते हैं। खान पान के दृष्टिकोण से दो तरह के भोजन से नियम संबंधित नियम बनाए गए हैं। कच्चा भोजन और पक्का भोजन, दाल रोटी सब्जियां आदि कच्चे भोजन की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हमें मालूम है। और पक्का भोजन घी में तली तेल में चीज़ें होती हैं। तो अब जो जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर किसी के यहाँ या पक्का भोजन बना है तो वह चले जाएंगे, और जो कच्चा भोजन है वह ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है प्रतिबंध, है ना, नीची जाति से यह भोजन ना करना। और आगे, लोक विवाह, जन्म मृत्यु, धार्मिक आर्थिक संबंध समारोह आदि के अवसर पर केवल अपनी जाति के लोगों को ही आमंत्रित करेंगे। हाँ, ये बड़ा सबसे बड़ा है कि अपनी अपनी जाति को आमंत्रित करना, ऐसा नहीं है समान के रूप समान अधिकार हो सभी को, ये सभी को बुलाया जाए। अभी खैर है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है गांव में अभी भी। जिन जातियों को अस्पृश्य जाति माना जाता है उनका स्पर्श करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध। अगली हेडिंग है सामाजिक और धार्मिक नियोक्ताएं तथा। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा कि जैसे कि जाति है उनको अलग अलग अधिकार हैं, जाति भी जैसे अलग अलग होती हैं उसी प्रकार से अधिकार भी सबको अलग अलग दिए गए थे। तो किसी के कैसे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए, जबकि निम्न जातियों को सार्वजनिक कुआं और स्थानों का वस्त्र पहनने। तो जो नीची जाति होती है उनको कई बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कुएं से पानी ना भरना, वस्त्र पहनने में कि ऐसे वस्त्र ना पहनने दिया जाए, अच्छे वस्त्र जो होते हैं, और रीति रिवाजों से वंचित कर दिया गया। ठीक है। अगला 5 जो हेडिंग है व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध। अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य क्या होता है, धार्मिक पूजा करना, तो वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता, दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता है, चाहे फिर उसकी रुचि हो या फिर नहीं हो। ठीक है। और दूसरी जो है, जो कपड़े धोने वाला है वो धोबी का ही काम करेगा, बाकी जो है काम नहीं करेगा। अभी जो है नहीं, ये सब कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं, किसी भी जाति से हम बिलोंग करते हो, रहने वाले हो। अगला हेडिंग है 6 विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये मैंने आपको अति लघु में बता दिया है शॉर्ट से। इसमें क्या होता था कि विवाह स्त्रियों का विवाह करवाने देना प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि अगर कोई विधवा स्त्री, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तो वह विवाह करना चाहती है, फिर भी उसका जो है नहीं किया जाता, उसका जो विवाह नहीं कराया जाता, और किसी अन्य जाति में विवाह करने की अनुमति नहीं है। अब तो हमने यह जान लिया था जाति में गोरी के विचार। अब प्रजाति में जान लेते हैं। पहली हेडिंग है इंडो आर्यन। तो इस प्रजाति के लोग की सबसे अधिक जनसंख्या पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और दिल्ली, हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है। बस हमें ये बताना है
कि ये जो लोग हैं कहाँ कहाँ रहते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग है पूर्व द्रविड़ लोग। ये जो लोग हैं दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी ये देखें अगर हम आकृति तो चौड़ी नाक होती है उनकी और लंबा सिर होता है, त्वचा इनका काला यानी सांवले होते हैं। तीसरी हेडिंग द्रविड़, इनका लंबा सिर होता है, मध्यम दर्जे की नाक होती है। इनका लक्षण ये तमिल मलयालम क्षेत्र में पाए जाते हैं, तमिल की साइड पाए जाते हैं। उसके बाद है पश्चिमी प्रारूप। ये भारत के पश्चिमी तटों पर पूरे महाराष्ट्र में लोगों की शारीरिक विशेषताओं को पश्चिमी प्रारूप मानना अधिक है। यानी हम कह सकते हैं ये जो महाराष्ट्र पश्चिमी तट है वहाँ पर रहा करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद 5 है मुंडा प्रारूप। ये लोग देखने में चौड़ी नाक व चपटे सिर वाले होते हैं। ये छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 6 हेडिंग है मगोला एड। घुरिये के अनुसार ये लोग हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों जैसे असम तथा नेपाल में पाए जाते हैं। अब जो दूसरा हमारा प्रश्न है, जैसा कि आपने जब पहला जान लिया है तो आपको दूसरा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा जो पूछा गया है भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में घुरिये के विचार लिखिए। जाति व्यवस्था जो कि हमने पहले शॉर्ट में जान लिया है, ठीक है, तो इसको आप याद करने की हमारी आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा है जाति और नातेदारी के बारे में घुरिये के विचार क्या है। घुरिये का कहना है जब जाति से संबंधित लोगों को अपनी ही जाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करने होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के परिवार और वंश को विशेष महत्व मिलने लगता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्षेत्र की एक ही जाति बहुत से वंश समूह में बढ़ जाती है। जाति व्यवस्था के नियम एक और अंतर्विवाह अर्थात अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, ये कहलाती है अंतर्विवाह। अति लघु में जाना था। जबकि दूसरी ओर यह नियम बाह्य विवाह के रूप में व्यक्ति को अपने गोत्र और पिंड से बाहर विवाह करने का निर्देश देते हैं। बाह्य विवाह यानी अपनी जाति से दूसरी जाति में विवाह कर लेना, ये कहलाता है। घुरिये के अनुसार अंतर्विवाह और बाह्य विवाह के नियमों के ने भारत में नातेदारी संबंधों को अधिक मजबूत किया। जो लोग विवाह तथा रक्त से संबंधित होते हैं उनसे एक एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है। सभी नातेदारी समूह अपने आप को इसलिए संगठित करने का प्रयास करते हैं जिससे अपनी जाति के अंदर उन्हें विशेष प्रतिष्ठा मिल सके। घुरिये का अनुसार है कि इससे भारतीय समाज में सामाजिक संगठन और सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। यानी अगर हम बाह्य विवाह करते हैं या अंतर्जातीय में विवाह करते हैं तो इससे जो है नातेदारी अच्छे से हमारी बढ़ेगी नातेदारी, और इससे कहीं ना कहीं हमें जो है बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब नातेदारी अच्छी होगी तो जो हमारे लोगों के प्रति एक दूसरे के व्यवहार हैं वो और अच्छे होंगे, एक समान हो जाएंगे फिर सब, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है और फिर एक अच्छे समाज की निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है परंपरा क्या है। तो मुखर्जी ने मूल रूप से परंपरा को संस्कृति के एक उप लक्षण माना है, स्पष्ट किया है। तो इनके अनुसार कहते हैं जो अंग्रेजी शब्द है ट्रेडिशनल, संस्कृत भाषा में परंपरा कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि पूर्वजों से मिलने वाले अनुभव, व्यवहार, तरीके, किस तरीके से तौर तरीके हैं, सम्मान, दूसरों को बड़ों को देखकर नमस्कार करना या विश करना, पैर छूना, है ना। तो ये हमारी एक संस्कृति हो जाती है जो हमारे पूर्वजों से हमें कुछ सीखा करते हैं, हमारी परंपरा होती है। ये सब परंपराओं की उत्पत्ति और विकास एक प्रक्रिया के रूप में होता है, लेकिन विचारों और व्यवहार का कोई पुंज अथवा तरीका जब परंपरा का रूप ले लेता है तब उनके अनुसार व्यवहार करना और उनका आदर करना व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं परंपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत पर डॉक्टर देसाई के विचारों को स्पष्ट कीजिए। इनका क्या कहना था। इनके अनुसार कुछ पॉइंट हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा है कि राज्य का सबसे पहला दायित्व यह है कि अपने नागरिकों के बीच वर्ग, जाति, प्रजाति या लिंग के
आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो। जैसे हमने जाति में पढ़ा था कि जो ब्राह्मण है उसको जाति समझा था और जो बाकी शूद्र वैश्य है उनको किसी जाति यानी भेदभाव किया करते थे। भेदभाव ना किए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका कार्य जनसाधारण में असुरक्षा की भावना को दूर करना, यानी जो राज्य के लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, जो सामान्य लोग हैं। और आगे है, उनमें आकस्मिक विपत्तियों से लड़ने की क्षमता पैदा करना, अगर बुरी स्थिति आ जाए तो किस तरीके से वह सामना कर सकते हैं। तीसरा है, एक कल्याणकारी राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम आय की इस तरह व्यवस्था करता है जिससे सभी के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो सके। तो कोई राज्य में, या देखिए अभी हम अपने देश की बात करें तो कहीं कुछ ऐसे देश, कहीं ऐसे गांव भी हैं या शहर भी हैं जहां पर कुछ लोगों के पास खाने पहनने और एक तरह से बेरोजगार हैं, है ना, तो उनकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो एक राज्य का ऐसा कार्य बनता है जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। अगला पॉइंट है, लोगों में सामुदायिक भावना पैदा करना तथा उनका शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास करना कल्याणकारी राज्य का प्रमुख कार्य है। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।